जब आग लगी होती है तो कहीं लफ्ज़ एग्ज़िट लिखा होता है ना, तो उसका क्या मकसद होता है? मतलब आग के साथ एग्ज़िट का लफ्ज़ मौजूद है ना। कभी पहले पहले हमने देखा था सिनेमाओं में दरवाज़ों के ऊपर लिखा होता था एग्ज़िट। हर दरवाज़ा जो बाहर को जाता है तो उस पे एग्ज़िट लिखा होता है, और ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि एग्ज़िट जो है वो सिनेमा में या किसी जगह पे एग्ज़िट का रास्ता दिखाया जाए। तो गुफ्तगू में जब सुलगन आ जाती है, आगे आग लग जाती है, तो किस स्टेज पे एग्जिट करना चाहिए? जल के खाक हो जाने के बाद या पहले? अच्छा, जब कोई एक एग्जिट लेना चाहता है तो दूसरा एग्जिट लेने नहीं देता, उसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक तो जो है वो कह रहा है कि जी मैं एग्जिट चाह रहा हूँ, इस गुफ्तगू में से यहाँ कुछ आग लगी हुई है। तो दोनों में से एक बंदा जो एग्जिट ले रहा है, या तो वो सही तरीके से ले नहीं रहा, कुछ लेट एग्जिट ले रहा है, और या फिर ये बात है कि जो दूसरा बंदा है वो कह रहा है कि जी मुझे आपको एग्जिट की इजाज़त नहीं देनी, मैं चाह रहा हूँ कि मामला ठीक हो जाए, मामला जो है जो ख़राब हुआ है ये अभी के अभी ठीक हो जाए। मैं ये इंतज़ार नहीं कर सकता कि आप एग्ज़िट लें और फिर री एंट्री करें और फिर ये मामला ठीक हो और बीच में काफ़ी वक्त गुजरे। वो वक्त गुजारना मेरे लिए मुश्किल है कि एक बंदा जो है वो एग्ज़िट भी नहीं लेने दे रहा, और एक बंदा जो एग्ज़िट ले रहा है वो सही तरीके से ले नहीं रहा। जैसे अगर उठें, दरवाज़ा खोलें, बैंग करें और बाहर निकल जाएं तो इसको एग्ज़िट कहेंगे? आप जब एग्ज़िट लेते हैं तो आप बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप बताते हैं कि मुझे कुछ मुश्किलात महसूस हो रही हैं, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर एंग्जाइटी जन्म ले रही है। ये नहीं कि आपने मुझे प्रोवोक किया है, ये नहीं, मैं प्रोवोक हो रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ और मैं गुफ्तगू के लिए फिट नहीं रहा। मुझे लगता है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना कहीं निकल जाए जो कि बाद में मैं रिग्रेट करूं। तो मुझे इजाज़त चाहिए कि इस गुफ्तगू को मैं 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए मुझे रोक लेने दें, और कल सुबह 10 बजे नाश्ते के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगा आपके पास और बात यहीं से आगे शुरू कर देंगे। क्योंकि एक चंद घंटे गुजरना, एक नींद पूरी करना, तो जब आप वापस जाते हैं तो दोनों पार्टियां कुछ ना कुछ बात को समझ चुकी होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात एक पार्टी कहती है कि मैं कल सुबह का इंतज़ार नहीं करना चाहता, मैं अभी हेयर एंड नाउ में इंस्टेंटली एल्फी लगा के रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ। ये तो हीटेड अप तो लेट हो गया ना। देखिए ना, जब प्रेशर कुकर होता है और उसके ऊपर एक चीज़ है जो हिल रही होती है, तो उसके अंदर आवाज़ जो आती है तो वो कैसे चेंज होती है और कहाँ तक जाती है। आपने देखा है ना कि शुरू में तो बहुत सुर सुर हो रही होती है, बाद में फिर सीटी बजना शुरू हो जाती है, फिर धमाल शुरू हो जाती है, फिर डबल धमाल शुरू हो जाती है। कि एग्जिट लेने का आपके अंदर जो एक चीज़ गरमैश हो रही होती है, जो तपिश हो रही होती है, जो जलन हो रही होती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको फील हो रही होती है। और दूसरे की बातचीत में भी जो टोन में ख़राबी हो रही होती है, जो चेहरे के एक्सप्रेशन ख़राब हो रहे होते हैं, जो आंखें थोड़ी खुल जाती हैं और थोड़ा मुंह से लफ्ज़ ऐसा कोई निकल जाता है जो कि नॉर्मली आप पसंद नहीं करते। जैसे कि माँ अपने बेटे को कहती है और बूथा बना के बह गए हैं, ऐसा कभी होता है ना। तो ये बात एक माँ के लिए बहुत मामूली बात है कि अपने बेटे या बेटी को कहना उन बूथा बना लिया। तो ये बात जो है कैसी है आप? अब ये प्रोवोकिंग वाली बात माँ के मुंह से क्यों निकलेगी? क्योंकि उसको कोई एंग्जाइटी है, उसने बच्चे को कोई ना की है जिसके नतीजे में उसने मुंह बनाया। जब आपका बच्चा कहता है कि मुझे बर्गर मंगा के दें, अभी फूड पांडा से मंगा के दें, और आप कहते हैं कि नहीं अगे महंगाई बहुत हो गई है तो 1200 का बर्गर मंगा के मैं नहीं दे सकती, और या इस तरह की कोई बात करते, तू इंज कर, तू 300 वाला बर्गर मंगा रहा है बाजार में, या कुछ बात ऐसे करते हैं। तो बाज़ औक़ात बच्चे अपनी वर्थ के साथ उसको अटैच कर लेते हैं कि अगर ये मेरे ऊपर 1200 नहीं खर्च कर सकती तो इसका मतलब है कि मैं वर्थलेस हूँ। अगर ये मेरे ऊपर 200 खर्च करते हैं तो मेरी वर्थ इतनी है, अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो मेरी वर्थ इतनी है।
और पैसे के साथ वर्थ को अटैच करना बड़ी आम सी बात है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। आसानी से आप पैसे को एक मेजरिंग टूल के तौर पर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है तो ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा वर्दी है, और जिसकी तनख्वाह कम है वो कम वर्दी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तनख्वाह का या रुपए पैसे का आपकी वर्थ से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। लोग अपनी तनख्वाह बाहर कहीं बताते हैं तो यूजुअली बढ़ाकर बताते हैं। क्यों भला बढ़ाकर बताते हैं? मेरी वर्थ ज़्यादा लगेगी, लोग तनख्वाह बढ़ा के बताते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले ही वो अपनी वर्थ को, अपनी इज़्ज़त नफ्स को एक बर्गर के साथ, एक तनख्वाह के साथ एक लिंक किया हुआ है उन्होंने। यही तो मिथ है कि जो चीज़ें गलत होती हैं बाज़ औक़ात वो हिस्ट्री में गढ़ी हुई होती हैं। तो पता फलाने की नेट वर्थ क्या है, यही बात पूछते हैं। टेस्ला के मालिक की नेट वर्थ क्या है या किसी की क्या है, ये ज़रा बराबर भी इसमें हकीकत नहीं है। नेट वर्थ ये सारा ह्यूमन टर्मिनोलॉजी है जो कि हमने अपनी तरफ से बना के रखी हुई है। डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो वहाँ ये मीनिंग्स नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा अच्छी एस्टिमेशन आपकी अपनी होती है, और फिर आपके घर वालों की होती है, फिर आपके दोस्तों की होती है कि आपके दोस्त आपको कैसे रेट करते हैं, आपके रिश्तेदार आपको कैसे रेट करते हैं, आपके इर्द गिर्द बसने वाले इंसान आपको कैसे रेट करते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले तो यह है कि रोज़ाना शाम को आप अपने अंदर से एक आवाज़ को जगाएं और उससे पूछें कि मैं कैसा हूँ, और वो अंदर से आवाज़ कहे कि तुम अच्छे आदमी हो। ये नेट वर्थ जो है ये सबसे ज़्यादा अनमोल है। फिर आप अपने माँ बाप से जाके पूछें, उनके घुटने दबाते हुए कि मैं कैसा बंदा, मतलब मैं अच्छा हूँ, कैसा हूँ, आप मुझसे खुश तो हैं ना। और वो कहते हैं कि हाँ हमें बहुत ठंडी हवा आती है तुम्हारी तरफ से, तुम एसी हो पूरे। बस फिर उसके लिए जिद्दोजहद ही है ना, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं। फिर आपके घर के मुलाजम भी बहुत अच्छी तरह से आपकी वर्थ जानते हैं, और उसके लिए वो फिर मुआशरे में जैसे नेट वर्थ का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी एक एक्सट्रीम ऑपोजिट भी है। वो क्या है भला? वो भी गलत है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ की नेट वर्थ ये है, तो एक ऑपोजिट लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है कि फ़लाना जो है वो डर्टी फिल्थी रिच है। तो वो क्या है फिर? अगर ये नेट वर्थ ही असल बात है, कि अगर ये भी कहा जाता है कि नेट वर्थ क्या है, और फिर ये भी पूछा जाता है कि वो डर्टी फिल्थी रिच है, तो वो भी गलत है बात। वो भी बात गलत है, वो दूसरी एक्सट्रीम है। और ये पैसे की जो एनर्जी है उसको सही एक्सप्लेन नहीं करती कि किसी माँ के मुंह से या बाप के मुंह से अपने बेटे के बारे में डीह्यूमनाइजिंग वर्ड्स क्यों निकलें। जैसे उस दिन मैं बात कर रहा था कि बाज़ औक़ात हम अपने पेट को ह्यूमनाइज कर लेते हैं, उससे बातें करते हैं, उसका नाम रख देते हैं, और उसके नाम के साथ अपना नाम लगा देते हैं बाज़ औक़ात, और माई बेबी भी कहते हैं, सब कुछ ये करते हैं। तो हम उसके साथ तन्हाई में बातें कर रहे होते हैं जो उसको खाक भी समझ नहीं आ रही होती। तो हम अपनी बिल्ली के साथ या पेट के साथ ये करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, अहबाब को या रिश्तेदारों को किसी नाराज़गी की वजह से ऐसे नामों से पुकारने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते, डीह्यूमनाइज कर देते हैं। उनके साथ एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो रिस्पेक्ट का डिस्कनेक्ट है, डिसंगेजमेंट है। तो वो क्यों होता है भला? वो हमारी अपनी एंग्जाइटी है जिसकी वजह से होता है। और एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ गलत कर बैठे होते हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा यस नहीं कह सकते, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नो कहना होता है, और कहना चाहिए। 4 में से 3 मौक़ों पर आपको अपने बच्चों को बहरहाल नो कहना होता है, और इससे उनका जो मूड है वो स्टेबल होता रहेगा। मूड की एक्सरसाइज है कि आप 3 साल के बच्चे को, 4 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चे को नो कहते हैं, और फिर वो अपने मूड को मैनेज करता है।
ऐसा जितनी दफ़ा ज़्यादा होगा बच्चा अपने मूड को मैनेज करने का मास्टर हो जाएगा, और ऐसा जितनी दफ़ा कम होगा कि उसको कभी नो ही नहीं मिली, उसने एक खिलौना मांगा उसको दो मिले, उसको कभी नो नहीं मिली, उसको हर वक्त यस मिली, और बाद में जब माँ बाप के अलावा और लोगों से उसका वास्ता पड़ा, या फिर माँ बाप ही बदल गए कि जो पहले हमेशा यस कहते थे वो नो कहने लगे, वो ड्रग्स पे नो कहने लगे, वो आवारागर्दी पे नो कहने लगे, वो दोस्तों के चुनाव पे नो कहने लगे, वो रातों को देर से आने पे नो कहने लगे, फिर वो नो 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 शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि सडनली एक बंदे ने ज़िंदगी के पहले 10 साल नो नहीं सुनी और 11वें साल से वो नो का निशाना बनता है, तो उसको बहुत मुसीबत होगी, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो शुरू से ही बच्चे को अगर आप नो का मज़ा चखाते रहें, एवरी यस के मुकाबले में 3 दफ़ा नो का मज़ा चखाते रहें, और फिर जब वो नो से उसका मूड ख़राब हो तो फिर आप पैम्परिंग ना करें, फिर इधर उधर हो जाए। क्योंकि जब हम बच्चे को नो कहते हैं और उसका मूड ख़राब होता है तो हम बाद में पैम्परिंग करने आ जाते हैं, मैं सदके मैं बारी, ये कर लो वो कर लो, बर्गर खा लो। अब उनकी जान पे बनी होती है कि ये मेरा बच्चा जो है अगले 5 मिनट के अंदर अंदर किसी तरह ठीक होना चाहिए। जब इतना आप एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, उसके मूड को सही करने के लिए इतना तेज़ियां दिखाना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ब्राइब देनी पड़ेगी, कोई रिश्वत, कोई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गड़बड़ करनी पड़ेगी, कोई इजाज़त देनी पड़ेगी, बहाने के साथ, फेस सेविंग के साथ वो उसको कोई इजाज़त देनी पड़ेगी जो कि आपने रोकी हुई थी, और किए किराए पे पानी फिर जाएगा। तो ये नो कहना जो है, जब आप बच्चे को नो कहते हैं तो उसने मूड थोड़ा ख़राब करना होता है, चाहे बीवी खामद को नो कहे, खामद बीवी को कहे, माँ बाप औलाद को कहें, नो कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। और जब कोई नो कहता है तो फिर थोड़ा मूड तो ख़राब होता है, चेहरा बकरी जैसा तो हो जाता है ना फिर थोड़ा सा। ये जो ड्रग्स का सारा इशू है, ये मूड के क्राइसिस की वजह से दुनिया में पैदा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। पहले ये कम था, अब ये ज़्यादा है। ड्रग्स का इशू एक्चुअली मूड का बहरान है, मूड की ख़राबी का ये सारा पीछे मामला है कि अगर मूड ख़राब होता है और किसी तरह ठीक होके नहीं देता, नॉर्मली चाय कॉफ़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो ये तरीका है दुनिया में आमतौर पर मूड को ठीक करने का, जो कि बड़ा ख़राब तरीका है। अच्छा, जब मूड ख़राब होता है तो एनर्जी भी नीचे होती है, खाना खाने से थोड़ी एनर्जी ऊपर आती है तो थोड़ा मूड ठीक होता है, और चाय पीने से वो कैफ़ीन दिमाग को स्टिमुलेट करती है तो मूड ठीक होता है। तो ये जो मूड का क्राइसिस है, ये इंसान का आज सबसे बड़ा क्राइसिस है, यानी इस सदी में सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो मूड का क्राइसिस है, कि मूड की ख़राबी का सामना है। और ये क्राइसिस किन को है? ये क्राइसिस उनको है जो निस्बतन बेहतरीन दिमाग है, ये क्राइसिस उनको नहीं है जो डम है। जो डम होते हैं वो निस्बतन महफूज होते हैं नशे की बीमारी से या नशे की तबाहियों से। ये ज़्यादातर उन लोगों का क्राइसिस है जो कि दिमागी तौर पर सलाहियतों वाले लोग होते हैं, इंटेलिजेंट। मूड की ख़राबी की मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि अपने दिमाग की हेल्थ का ख्याल ही ना रखना, दिमाग की हिफाजत करते रहना। जैसे हम अपने मसल्स को टोन देते हैं, जैसे हम दांतों को साफ़ करते हैं, जैसे हम और अपना ख्याल रखते हैं, नहाते धोते हैं, तो हम अपने दिमाग के लिए क्या करते हैं? दिमाग के लिए जो करने की ज़रूरत है क्या वो हम करते हैं? मिसाल के तौर पर नींद सही वक्त पे ले लेना, 10 बजे सो जाना। 10 बजे भी लेट है, सूरज 7 बजे गुरूब होता है, आप 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे सो जाएं, लेकिन 3 बजे सोना आम रवाज है। और दिमाग की हिफाजत के लिए दिमाग को सर्कुलेशन चाहिए ब्लड की, जो कि एक्सरसाइज से आएगी। लाहौर में आम रवाज है 3 बजे सोना, और दोपहर को 12-1 बजे लिबर्टी मार्केट बंद होती है। तमाम बिग सिटीज़ में, क्या स्मॉल सिटीज़ में भी यही हाल है। अब देखें, अगर तो पेरेंट्स जालिम होंगे तो फिर जालिम होंगे, लेकिन नो कहने से तो वो जालिम नहीं हो जाएंगे। और जब हम कहते हैं कि 4 में से 3 दफ़ा नो कहते हैं, तो ये एक रफ़ आइडिया है,
मतलब ये है कि आपके ज़हन में होना चाहिए कि मैंने हर वक्त यस नहीं कहना, मैंने ज़्यादातर नो कहना है, क्योंकि बच्चा अपने बचपन में वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जूं जूं वो बड़ा होता चला जाता है, एक 2 साल या 3 साल का बच्चा हर वक्त कुछ मांग रहा होता है, और एक 70 साल या 80 साल का बंदा अमूमन फारग हो चुका होता है, वो कुछ मांगता शांगता नहीं है, कहता जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो इस तरह उसकी पॉलिसी, क्योंकि यही चल रही होती है ना पॉलिसी। तो ये जो आप देखिए कि जो मैच्योरिटी आती है तो आप डिमांडिंग इतने नहीं होते। अच्छा, ये जो डिमांडिंग होना है कि एक खिलौना मांगा है, अगर वो मिल गया तो 2 और मांग लिए, 2 खिलौने लिए हैं तो फिर एक और चीज़ की डिमांड सामने आ गई। इससे एहसास कमतरी का ताल्लुक कोई नहीं है, बल्कि वो अपनी वर्थ जो है खिलौनों से या अपनी ये चीज़ों से या पोजेशन से नहीं समझता। देखिए, अगर किसी बंदे की जो इज़्ज़त नफ्स है, जिसका बहरान हो जाए तो हम एहसास कमतरी कहते हैं, तो जो इज़्ज़त नफ्स है अगर वो इस वजह से है कि उसके पास कितना पैसा है या उसके पास कितनी गाड़ियां हैं या उसका कैसा अच्छा घर है, तो आप लोगों का सर्वे करके पता चला लें कि जिन लोगों को ये सब कुछ हासिल होता है उनके घरों में खुशी और शादमानी कैसे लहरें ले रही होती है। क्या आपने उन घरों में खुशी के शादियाने बजते देखे हैं जहां ये सब कुछ होता है? देखिए, असल बात यह है कि वालिदैन के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत ना कह सकें। अब चले, मैंने बीच में एक टर्मिनोलॉजी में फ़र्क डाल दिया है कि उन्होंने खाली ना नहीं करनी, एक खूबसूरत ना करनी है, एक ऐसी ना करनी है कि जिससे फ़ज़ा में रंजिश ना फैल जाए। और मैं कि उसके लिए सिर्फ आपको अपने दिल को ठीक करने की ज़रूरत है, बच्चे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम जो है वो अपने दिल में है कि जब हम ना करते हैं तो प्रॉब्लम हमारे दिल को हो जाता है, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसको हम जब ना करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये फ़िक्रा भी टेक्निकली दुरुस्त नहीं है कि जी मेरी इंसल्ट हो गई। देखिए, इंसल्ट जो होती है ये कभी दूसरा आपकी नहीं कर सकता। ये एक खूबसूरती है, आपका एक तहफ़्फ़ुज़ है इस दुनिया में कि कोई दूसरा आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर। ये आपका अपना रिस्पॉन्स है कि जो आप कहते हैं कि मेरी इंसल्ट हो गई, दूसरे बंदे के अंदर इतनी ताकत या अहलियत नहीं है कि वो आपकी इंसल्ट कर सके। ये अल्लाह ताला ने हम इंसानों को एक तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है कि कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता जब तक कि हमारे अंदर जो है ये मसला ना हो। मैं आपको बताऊं कि इज़्ज़त बस वही है जो आपके अंदर सही जगह मकाम पे रहती है और आप उसकी हिफाजत करते हैं, उसको सर्दी गर्मी से बचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचने से बचाते हैं, और वो आपके अपने अमाल और आपकी अपनी बातचीत और आपकी अपनी सोचो विचार पे डिपेंड करती है। बाकी दुनिया में कोई कुछ भी कह दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। अब देखिए, शहबाज शरीफ है, सारी दुनिया जी चोर है जी। अब इमरान खान है, उसको भी ऐसे ही कहते हैं, जरदारी को भी ऐसे ही कहते हैं, वो बादशाह ने, ठीक है, वो तो बादशाह है ना, कभी एक बादशाह, कभी दूसरा बादशाह, कभी तीसरा बादशाह। तो क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है? कभी कभी आप सोचते होंगे यार इन्हों की एड्डी बेइज्जती होंदी है, घर क्यों नहीं चले जाते, लेकिन है कोई घर जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आपकी माँ कहती है कि मैं आपको ये चीज़ नहीं दूंगी और वो चीज़ दूंगी, या ये चीज़ नहीं खिलाऊंगी वो चीज़ खिलाऊंगी, और आप कहें कि मेरी बेइज्जती हो गई, ऐसा मतलब है कि तुहाडी बेइज्जती जिहड़ी है ना वो पहले ही हुई सी, सिर्फ आपको खबर अब हुई है जब माँ ने ना किया। देखिए, जिस जगह आप इफेक्ट हो रहे हैं ना, सबसे पहले तो उसको पिन पॉइंट करें कि आपको कहाँ दुखता है, आपको कहाँ तकलीफ होती है। ये बाकायदा दुनिया में असर्टिवनेस का एक तयशुदा असूल है कि आप किसी के साथ कोई एक इब्तदाई कमिटमेंट करते हैं और जब वक्त आता है उस कमिटमेंट को पूरा करने का और आप आके कहते हैं सच्चे दिल से कि मेरा दिमाग बदल गया है, मेरा जहन बदल गया है, मैं ये नहीं करना चाहता, कह सकते हैं। कैसे होता है कि देखिए, सबसे पहले जब आप किसी से कोई सौदा करते हैं तो आप एक टोकन मनी देते हैं, और अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपकी टोकन मनी फॉरफिट हो जाएगी।
अगर आपने टोकन मनी दी है जो कि 2% हो सकता है, 5% हो सकता है टोटल रकम का, और उसके बाद आप एक बयाना करते हैं जो कि टोटल रकम का 25% हो सकता है या 20% हो सकता है, और उस पर लिखा होता है कि 3 महीने में आपने ये पूरा करना है, और अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको डबल देना पड़ेगा इतना। तो वो कारोबारी दुनिया के अंदर जो असूल हैं वो तय हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में अगर आप किसी को कहते हैं कि जैसे कहीं कोई रिश्ता नाता किया है, लड़की लड़के का कोई रिश्ता नाता किया है, और 15 दिन के बाद आपका ज़हन बदल जाता है, आपने कोई बात सुन ली है, आप अब रिश्ता नहीं करना चाहते, तो आपको कितनी मुश्किल होती है। लेकिन आप सिंपली कह सकते हैं कि वी हैव चेंज्ड अवर माइंड, मैंने अपना दिल बदल दिया है, मेरा ख्याल बदल गया। वो कहते हैं कि क्या ख्याल बदला है आपका? अब बोले कि कुछ मेरा ज़ाती सा मामला है, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे मुश्किल पेश आ रही है अपने अंदर की बात आपको करने से, आप इसरार ना कीजिए, मैं बता नहीं सकता, मेरे अंदर इस वक्त करज नहीं है। असर्टिवनेस क्या है? बीइंग ट्रू टू योर हार्ट। येस और नो के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें क्लैरिटी अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। हम कई दफ़ा ऐसे लारे देते हैं नहायत खामोशी से बच्चों को कि अच्छा मैं कुछ सोचनी हाँ, अच्छा मैं गल करनी है तेरे प्यो नाल, तो इसका मतलब ट्रांसलेट इस तरह करता है बच्चा कि मेरा काम हो गया है। तो वो उसका दिल चाह रहा होता है ना, तो उसको यकीन भी आ जाता है बड़ी जल्दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आज इतनी सी बात आप सीख लें कि कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है जिससे बेइज्जती महसूस होती है, वरना होनी नहीं चाहिए। बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है? आपके अंदर एक इतनी महफूज जगह 7 पर्दों के अंदर एक फीलिंग है जो अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ के साथ रखी हुई है, और किसी दूसरे की पहुंच जो है पेनिट्रेट करके वहाँ तक है ही नहीं। तो फिर जब तक आप तावन नहीं करेंगे आपकी बेइज्जती नहीं होगी। और अगर आप एक दफ़ा ये चीज़ अच्छी तरह सीख लेंगे कि आपकी बेइज्जती तब होती है जब कोई आप गलत काम करते हैं, जब दूसरा कोई गलत काम करता है या गलत बात करता है, जब दूसरा कोई बात करता है तो उससे हमारी बेइज्जती नहीं होती। जब दूसरा कोई गलत हरकत करता है तो उससे हमारी बेइज्जती नहीं होती। हमारी बेइज्जती इससे नहीं होती कि हमारा बच्चा नशा करता है या बाहर जाके कोई गलत काम करता है। हमारी बेइज्जती तब होती है जब हम कोई गलत काम करते हैं और गलत बात करते हैं, तो तब हमारी बेइज्जती होती है। असल बात है, बंदे को पता होता है कि मेरी बुक्कल विच जिहड़ा चोर है ना, उहदा पता होता है। हर बंदे की बुक्कल में, आप कहते हैं ना वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, पर हर बंदे की अपनी बुक्कल में जो चोर होता है ना, उसका भी उसको पता होता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था मेरी बुक्कल विच वो चोर। देखिए ये तो इस्तिस्ना है ना कि कोई बंदा ऐसा हो साइकोपैथ कि जिसको, देखो एक चीज़ साइकोपैथी भी तो है ना, जिस बंदे के अंदर ज़मीर ही नहीं होता, जिसे बेज़मीर कहते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनसे हमारा वास्ता है। नशे का मरीज़, इत्तेफाक की बात यह है कि नशे का मरीज़ कभी बेज़मीर नहीं होता। कभी इनकी बातें सुन के देखे मेरे मुझे, एडे नेक ने, मैं तुम दस, मतलब इनके इरादे, इनकी बातें, ये दुनिया में कितने अच्छे काम करना चाहते हैं, फ़र्क सिर्फ यह है कि बस कर नहीं सकते। जब आप किसी को मैनेज करते हैं तो जो कुछ आप करते हैं पहले वो आप बताते हैं। आप बताते हैं कि ये जो मैं ना कर रही हूँ तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कर रही, ये तुम्हारी एक्सरसाइज है कि जब भी मैं ना करूँ तुम्हारा मूड ख़राब हो और तुम उसको ठीक करो। कि मैं तुम कहोगे मैंने बर्गर खाना है, मैं कहूँगा कि मैंने नहीं खिलाना, और तुम्हारा मूड ख़राब होगा, अब तुमने इसको ठीक करना है। तो ये एक गेम है जो कि आप खेल सकते हैं फ्री में। देखिए कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी फीलिंग्स की, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो आखिर में मेरा काम हो जाता है। जब वो गिल्ट इंड्यूस करते हैं आप में, तो अगले दिन आप कुछ कोऑपरेटिव होती हैं कि अच्छा चल हफ्ते एक दिन मिल लिया करो ना दोस्तों। तो ये जो गिल्ट इंडक्शन करके वो आपसे अपना काम करवाते हैं, वो इस वजह से करवाते हैं कि पहले वो आपके जज्बात को वो ऐसी चोट पहुँचाते हैं जिससे एंग्जाइटी पैदा होती है। अब ये आपका अपना मसला बन जाता है कि मुझे इस एंग्जाइटी को दूर करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और इसके लिए आपको बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी कि आपको ऐसे मौक़ों पे नो लेनी चाहिए आगे बढ़ के बतौर एक्सरसाइज।
देखिए लोग जाके तो डंबल उठाते हैं, तो वैसे मजदूरों वाला काम है, मजदूर रख लें, वो उठा लिया करे डंबल। कभी आप में से किसी ने किया कि किसी अच्छी सी क्लब का, शेप्स का जो है मेंबरशिप लिया हो, उसके बाद एक मजदूर लिया हो जो साथ जाके तो वर्जिश करे और आप बैठ के कुर्सी पे देखें? किया कभी आपने ऐसा? नहीं किया ना। तो आपको अपनी इज्जत नफ्स बढ़ानी है तो फिर आपको ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि जहां लोग आपको नो कहें और आप अपनी उस बेचैनी पे काबू पाएं जो नो सुनने के बाद होती है। अच्छा, इसमें भी है कि फ़र्ज़ करें कोई आपको कोई बुरी बात कहता है और बुरी बात सुन के आपके अंदर जो एक नेगेटिव, जिसे टेल स्पिन कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। तो ये बेइज्जती भी वही चीज़ है कि ये अंदर मौजूद होती है, सिर्फ बाहर से कोई इसको तड़का लगा देता है और बंदा उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। तो अगर आप बेइज्जती प्रूफ होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि आप बेइज्जती प्रूफ हो, लेकिन बेइज्जती प्रूफ हो, बेशर्म ना हो। ये आप दोनों चीज़ों को देखें ना, वो आप हमेशा कोई मौका बीच में से निकाल लेते हैं गलत किस्म का। हम कहते हैं कि कोई आपकी बेइज्जती ना कर सके, कोई बंदा गलत बात करे तो आपको पता हो कि वो गलत बात कर रहा है, तो आपकी फीलिंग्स जो है ओके रहें। जब कोई बंदा गलत बात करके जाए तो आपकी फीलिंग्स ओके रहें। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं और प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाएं तो फिर आपको ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, बार बार मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूं कि मैं पिछले 3-3.5 महीने से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और जितने भी मेरे लोग साथ काम करते हैं कहते ना करया करो, देखो ना लोग की कहते हैं। मैं कह यार मैनू कुछ भी नहीं होता, थानू क्यों होता है? मतलब जो मेरे साथ काम करने वाले हैं या जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो मुझे कहते हैं क्या करते हैं आप, ये लोग देखें क्या कह रहे हैं। तो मैं कह रही नहीं, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। और ये कुछ ना महसूस होना जो है ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं उनको जो जवाब देता हूँ, जैसे लोग होते हैं तो बाद में वो दोस्त बन जाते हैं, बाद में वो बड़ी मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं, फिर माफ़ियाँ भी मांगते हैं इनबॉक्स में जाके। तो मैं कहनी है माफ़ी जी तुम इनबॉक्स जाके कर रहे हो ना, उत्थे ही जाके करो। बल्कि आप तो बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद ही तड़प के मेरी तरफ से जवाब देना शुरू कर देते हैं। नीयत तो ये नहीं होती, जब आप कोई ऐसी बात करते हैं तो उसका कोई पर्पज़ अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम कोई बात करते हैं, पोस्ट लगाते हैं कोई, तो हम अपने एनवायरनमेंट में कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई ख़राबी है जिसको रोकना चाहते हैं, कोई नुकसान है जिसको रोकना चाहते हैं। क्योंकि एक बंदा है जो कि अपनी किसी गलत फहमी की वजह से आपका या मुआशरे का या पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है और आप इज़्ज़त से हक सच की आवाज़ सिर्फ उठाना चाहते हैं कि ये काम ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर कल अगर कोई क्रिकेट मैच हो और आप वो क्रिकेट मैच देख रहे हो और कोई खिलाड़ी क्रिकेट के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर वो बॉल टेम्परिंग कर रहा है, अगर कैमरा दिखाता है बॉल टेम्परिंग कर रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे ना, आप उसे बुरा कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि देखो क्रिकेट के जो रूल्स हैं उसके अंदर बॉल टेम्परिंग सही चीज़ नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी खेलते हुए बॉलर को गाली देता है, उसको छक्का मार के तो गाली देता है, या जो बॉलर है वो बैट्समैन को बॉलिंग करता है और साथ उसको जो है घूरता है या उसकी तरफ देख के थूकता है, तो ये क्रिकेट के असूलों के खिलाफ है। तो हर गेम के कोई असूल होते हैं ना। हाँ, तो वही कहा जाता है कि पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसके ये असूल हैं, और जो बंदा भी इन असूलों को तोड़ेगा उस पर उंगली उठाना पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है। कि देखिए ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है ये एक गेम है और इस गेम के ये रूल्स हैं, और अगर आप इन रूल्स की पासदारी नहीं कर रहे हैं तो मेहरबानी करके पासदारी कीजिए, वरना मुझे नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जब कोई बंदा पार्लिमानी जमहूरियत की पासदारी नहीं करता तो मुझे नुकसान पहुंचता है, मुझे कई तरह से नुकसान पहुंचता है, मुझे ज़ाती नुकसान पहुंचता है, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, फिर मेरे अदारे में 600 लोग काम करते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और उनको नहीं पहुंचता वो अल्टीमेटली मुझे पहुंचता है। नहीं, यही तो मैंने हैंडल करना है कि वो एनिमी ना हो, आखिरकार वो दोस्त बने। तकरीबन 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि मैं तो उसको वॉच कर रहा होता हूँ ना
क्योंकि जब भी कोई कमेंट करता है तो मैं पीछे जाके देखता हूँ कि ये बंदा कौन है, और मैं देखता हूँ कि ये करता क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंज़र क्या है। तो मैं उसको जो जवाब दूंगा तो मैं उसको जवाब वैसा नहीं दूंगा जिससे कि उसको गुस्सा आए। मैं उसको जवाब वैसा दूंगा कि जिससे गुस्सा ना आए, तो पहले जैसे ही रहे, चले पहले जैसे ही रहे। अच्छा, जब आप 2-3 दफ़ा ऐसे करेंगे कि अगले बंदे ने उछल के कोई हमला किया है और आपने धुंध बन गए हैं, आपने उसको रिएक्ट नहीं किया, तो उसको फिर ख्याल आता है, फिर उसको शर्म आती है, फिर वो बीच में खुद ही सर लिखना शुरू कर देता है, फिर वो कहता है जी वो मैंने बदतमीजी की थी इनबॉक्स में जाके। ऐसा सबसे पहले वो इनबॉक्स में जाके करता है। हाँ, तो और कौन करेगा? वो तो मैं ही उसके लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना कि आया जो मुश्किल बंदे हैं, और मुझे उसका चूँकि तजर्बा भी है कि जो मुश्किल लोग हैं उनको इज्जत से कैसे हैंडल करते हैं। मेरा तजर्बा भी तो है ना। आप देखिए कि आप लोगों के साथ जो 45 इयर्स का तजर्बा है कि जब भी आप नए नए आते हैं तो आप थोड़ा मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर प्यार से ही हैंडल करना होता है ना। तो ये जो सलाहियत है ये बढ़ाते रहना चाहिए ना, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल चीज़ होती रहेगी और आप अपनी सलाहियत बढ़ाते रहेंगे, वरना तो बंदा दुखी होकर मर जाए। मुझे बताइए कि एक घर में एक नशे का मरीज होता है तो माँ बाप का क्या हाल होता है, कितने दुख में होते हैं। तो हमारे तो इतने सारे बच्चे, तो फिर क्या होगा? तो फिर उनको टेक्निक से हैंडल करना है ना। और यही हम माँ बाप को सिखाना चाहते हैं कि देखिए आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने पापड़ बेलते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आखिर में आप दुखी के दुखी, भाई काहे को? तो फिर फर्क आना शुरू हो जाता है। तो आपको मैं ये कहता, इतना आपने सीखा है, अभी तक आप तकलीफ में क्यों हैं? और मैं आपको बताऊं कि इस बात को तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने अपने आप को मैनेज करना होता है। ये जो अपने आप को मैनेज करना है, एक दफ़ा जब आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने बच्चों को मैनेज करना। और बच्चे जो हैं चूँकि हमें बहुत प्यारे भी होते हैं, तो हमें उनकी वेलफेयर का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर नो कहने में उनकी वेलफेयर है तो फिर यस मत कहें। अगर आपको पता है कि इनकी वेलफेयर नो कहने में है, और मुझे भी आपकी तरह ये मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन फिर वो करना पड़ता है। कभी कोई बच्चा कुछ फरमाइश कर देता है, ये जो ना करना है उसके बाद दिल दुखी हो जाना अच्छी बात नहीं है। कि हम सब में ये कमज़ोरियाँ होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ना कहें, उसके बाद वो जो मूड ख़राब उनका हो वो हमारा हुक्म हो के फ़ौरन ठीक करो। तो इतनी बादशाही नहीं है इस दुनिया में। आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और मुंह इधर कर लेना पड़ेगा, बस बात ख़त्म। तो ये चीज़ें जो है बच्चों के साथ, अगर मूड आप ख़राब, मेरी एक बेटी है जो यूके में रहती है और डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट है, और वो पिछले कुछ 2.5-3 साल तो मेरे नाल कोई ना कोई फरमाइश कर दी है, मैं कोई भी नहीं मननी, लेकिन वो कोई नाराज़ नहीं है, वो भी हंसती रहती है, मैं भी हंसता रहता हूँ। तो मतलब कहने का है कि कोई ना फरमाइशें करने से वो बाज नहीं आती और मैं ना करने से बाज नहीं आता, और हमारे ताल्लुकात भी बड़े बेहतरीन हैं और हम हंसते रहते हैं। तो 2-3 दिन पहले ही मुझे उससे फरमाइश की कोई, तो मैं आगे से हंस पड़ा। कहती तुझे हंस के दिखा देता है। मैं क्या शुक्र कर मैं हंस के दिखाया है। मैं क्या वालदैन ऐसे मौके थे बहुत और भी हरबे इस्तेमाल करते थे। तो उसने कहा देखो तुसी एडे अमीर आदमी हो तो मेरी गल कोई क्यों नहीं मानते। मैं कहा तेरे लिए तो मैं प्यो हाँ ना, अमीर आदमी तो होर लोगों नहीं होगा। तो हंसते हंसते बात करनी चाहिए, दिल दुखाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बच्चे को अगर आपने मूड और मिजाज मैनेज करना सिखाना है तो उसकी ABC यहाँ से शुरू होती है कि आप नो कहें और वो 2 मिनट के बाद हंसता खेलता हुआ आपके साथ बातें करता रहे। किसी भी बंदे को जिसने नशा छोड़ा हो उसके लिए ये कोई लग्जरी नहीं है कि वो मूड अपना संभाल के रखे। उसके लिए ये लग्जरी नहीं है, उसके लिए ये लाइफ सेविंग मेजर है कि वो अपने मूड को संभालना जानता हो और वो ऐसे करके झाड़ दे। और इस चीज़ को मनफी ना समझे, ये बहुत पॉजिटिव सलाहियत है कि अगर आप नो सुन के बदमज़ा नहीं होते, अगर किसी का बुरा कमेंट सुन के आप बदमज़ा नहीं होते, अगर आपको कोई तकलीफ़ दे बातें करके चला जाता है तो आप जल्दी से वापस
अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं। यानी अपने आप को, जैसे कोई इलास्टिक होता है तो उसको खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस अपनी पहले वाली जगह पे आ जाता है। लेकिन अगर इतना इलास्टिक को खींचें तो छोड़े तो शायद पहले वाली जगह पे ना आए। इसको स्ट्रेन कहते हैं। ये है स्ट्रेन। ये फिर हालात ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे आप मसल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप और अपने जिस्म के ऑर्गन्स की हिफाजत करते हैं, दांतों को साफ़ करते हैं, इसी तरह आपको अपने ब्रेन की निगहदाश्त भी करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन वो ऑर्गन है जिसकी तकलीफ़ों को मूड की तकलीफ़ें कहा जाता है। जैसे मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो वॉमिटिंग करेगा या दर्द करेगा, लेकिन अगर दिमाग में कोई मसला होगा तो वो मूड ख़राब करेगा, वो गुस्सा निकालेगा। और 252 ऐसे इमोशंस हैं जो बेकाबू हो जाएंगे, और उसमें से कम कम आधे तो बहुत बुरे होंगे। अगर हमारा दिमाग जो है वो अच्छी तरह निगहदाश्त हासिल नहीं कर रहा हमारी तरफ से। और निगहदाश्त क्या है? ज़्यादातर निगहदाश्त फ्री है कि रात को टाइम पे सोना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नींद की अहमियत को समझ लें। दूसरा, एक्सरसाइज करना जो कि फ्री है। तीसरा, दूसरों का इज़्ज़त एहतराम करना जो कि फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, खाली मोहब्बत प्यार से बात करनी है आपने। और चौथा, सस्ते खाने खाना, महंगे वाले ना खाना। पिज़्ज़ा महंगा होता है, मटन महंगा होता है, लेकिन दाल, सब्ज़ी, फल निस्बतन ये सस्ती चीज़ें हैं। सस्ता खाना खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ये बुनियादी तौर पर दिमाग की हिफाजत आपकी मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं, इसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो फिर आगे स्किल्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, और अपने आप को बेइज्जती प्रूफ बनाना कैसे है कि ज़रा सी हमें ख़तरा भी हो जाए ना कि कोई तनकीद करेगा तो हमारे अंदर एंग्जाइटी जन्म लेने लगती है। हत्ता कि अगर हम मार्केट में हो, कोई फ़कीर हमारे पास आ जाए तो वो हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा कर देता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अगर कोई खातून छोटा सा बच्चा उठा के मांगने के लिए आ जाती है और आप दुकानदार से फल ख़रीद रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं और वो बीच अपना कुछ ना कुछ कह रही है, तो मुझे बताइए बेचैनी होती है कि अपना काम कर रही है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, वो भी घरों कमान आई हुई है और लगी रहे तुसी अपना काम करी जाओ, गल मुकी। मुझे बताइए इसमें क्या मसला है? वो तो अपना काम कर रही है ना, खुशबू खुशबू दे नाल। दुनिया में कोई एक खातून है जो ये काम कर रही है, एक बंदा है जो मांग रहा है। वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम था टीवी पे, मैं बैठा हुआ था, नईम बुखारी का प्रोग्राम था, ये कोई 34 साल पहले की बात है, मुझे याद है। तो वो 2-3-4 लोगों को बुलाया हुआ था, एक उसने मुझे बुलाया हुआ था, एक तारक अजीज़ को बुलाया हुआ था, और एक कोई फ़कीर था मांगने वाला लड़का, कोई 20-22 साल का, उसको बुलाया हुआ था। और उन्हें कमीज़ भी नहीं सी पाई हुई, खाली बुनियान पा के बैठा है। उसने वो बैठा हुआ था तो वो पूछ रहा था, उसने नईम बुखारी ने उससे पूछा कि यार ये जो तुम मांगते हो, ये हाथ फैलाना कितनी बुरी बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते नहीं सर जी कोई नहीं आती। उन्हें कहा क्यों, हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल नहीं? कहते देखो ना उन्हें मेरा हाथ थे, ए देखो मैं फैलाता। तो मुझे ये बताइए कि दुनिया में इतने लोग हैं जो ये काम करते हैं और इसके बड़े बड़े ढंग हैं। लोग चंदे इकट्ठे करके जो ये सारे काम करते हैं, ये क्या होता है? मुझे बताइए, ये चंदाखोरी करके तो जिन्हों की माँ उन्होंने एतबार नहीं करती, वो दुनिया तो चंदे इकट्ठे करके अस्पताल बना दें। वो उनको बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है इज़्ज़त नफ्स को हासिल करने के लिए, असर्टिवनेस को हासिल करने के लिए। अगर आप चाहें कि मेरी इज़्ज़त नफ्स बढ़ जाए और मुझे बेइज्जती महसूस ना हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किसी घर का दरवाज़ा खटखटा के आप कहें कि जी पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी हुई है, या खाना खिला दें, आपके घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है तो कुछ खाना, भावें वो ना कर दें, फिर तुसी उन्हें हैंडल करना है। अगर कोई ना करता है तो आपने उसको हैंडल करना है। अच्छा, ये बड़ी मज़का खेज़ बातें लगती हैं वैसे, लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो काफ़ी मज़का खेज़ होती हैं। किसी कोई बंदा है अपने लिए मांगता है, कोई बंदा रेडी में बच्चे डाल के मांगता है, कोई बंदा है जिसने बेवा औरतों के लिए ठिकाना बनाया हुआ तो उनके लिए मांगता है। तो मांगता ही है ना,
उसका तरीक़ाकार ही फ़र्क है ना। उसको किस हकीम ने कहा था कि तुम ये करो? ये तो हुकूमतों का फ़र्ज़ है ना। किसका फ़र्ज़ है? मुझे बताएं कि आज के ज़माने में जिस मुआशरे में हम रहते हैं और दुनिया के सब मुआशरों में ये बंदोबस्त है ना कि कोई हुकूमतें होती हैं। आप हुकूमतों को मजबूर करें कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, उनको नहीं, उनके फ़र्ज़ को अपने हाथ में ले लेना अनेबलिंग है। अगर दुनिया में हुकूमतें मौजूद हैं जिनको टैक्स पे किया जाता है, हुकूमतों की आमदनी के ज़राए होते हैं, और उसके बावजूद लोग जो NGOs बना के काम करते हैं, ये धंधा है। ये आप गौर कर लीजिए, ये एनेबलिंग है। जो भी चंदे खैरात ये सारा कुछ करके करते हैं, अल्टीमेटली इट एंड्स अप एज एन एनेबलिंग, और एनेबलिंग फिर प्रोवोकिंग को जन्म देती है। अगर गवर्नमेंट मौजूद है किसी जगह तो गवर्नमेंट तो इतने वसी इंतजामात करती है, उसे ही ठीक करने की ज़रूरत है ना। देखिए, इंसान हज़ारों साल से सब्र करता आ रहा है। हुकूमतें नहीं थी, जुडिशरी नहीं थी, पुलिस नहीं थी, फौज नहीं थी, तो चल रहा था ना गुजारा। लैंड नंबर था तो चल रहा था ना। आप में से किसी ने उस जमाने में अपने घर के टेलीफोन को खिड़की से बाहर तो नहीं फेंका था। आपने इंतजार किया था तो फिर एक स्मार्टफोन आ गया। नहीं नहीं, ये नेसेसिटी है। स्मार्टफोन जो है ये एक बहुत नेसेसिटी है, ख़ास तौर पर कुछ लोगों के लिए, जो कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि वो बंद के रह जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये स्मार्टफोन उनको मौका देता है कि वो अपने काम काज करने के लिए अवे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो टेलीफोन पे काम कर सकते हैं। ये लग्जरी नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया अज़ल से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँची है ना, तो फोकस तो दुनिया के एवोल्यूशन पर ही होना चाहिए। फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि बीच में लूप होल्स बनाए जाएं, बीच में गलत काम किए जाएं। साइंस तो इसको नहीं मानती। ये जिन चीज़ों को हम बहुत अच्छा समझते हैं, कोई बंदा मोहल्ले में एक ट्रक खड़ा करके उसके ऊपर 500 तोड़े आटे के रख के तो रश लगा लेता है और वाह वाह हो जाती है, तो साइंस तो इसको नहीं मानती। साइंस तो नहीं कहती कि ये तरीका ठीक है कि आप सड़क के किनारे खड़े होकर। साइंस इस चीज़ को नहीं मानती कि आप किसी फुटपाथ के ऊपर 150 आदमी को बिठा के गर्मी में खाना खिला दें। साइंस इस बात को नहीं मानती। साइंस इस बात को मानती है जो एक जेन्युइन सोल्यूशन होता है। तो तभी तो हम ये नशे की बीमारी में भी जो साइंटिफिक राय है वो ये है कि एनेबलिंग नहीं होनी चाहिए, प्रोवोकिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं, अच्छा काम करने का हतमी नतीजा क्या है? इत्मीनान, कोई सुकून, कोई खुशी। और अगर आप इतना कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, आप हलकान हो रहे हैं, आप धक्के दे रहे हैं और धक्के खा रहे हैं और नतीजा कुछ भी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा सब करने का? कहीं कहीं बात समझने की ज़रूरत है कि हमने सिर्फ उतना करना है जिससे हमें कुछ इत्मीनान मिले। हमें वो नहीं करना जिससे हमें तकलीफ मिले। वी डोंट डिज़र्व इट। लेकिन आपको पता है ना, वो जो बहुत कुछ है वो मैं जानता हूँ, और मैंने उसका बरमला इजहार किया कि जैसे वो एक माँ है, मैं एक बाप हूँ, मेरे साथ इतने सारे माँ बाप हैं, हम सब ये गलतियाँ करते हैं कि हम जायज़ बात करते करते इतना दूर निकल जाते हैं कि पता चलता है कि वो जायज़ बात नाजायज़ हो गई है। कभी आप इस तजर्बे में से गुजरे हैं कि जायज़ बात को खींच के लंबा करके नाजायज़ बना देना? देखिए, जब मैं माँ से बात करूंगा तो भला क्या कहूँगा, और जब मैं बेटे से बात करूंगा तो क्या कहूँगा? दोनों को मैं डिफरेंट बात करूँगा ना। बेटे को मैं कहूँगा कि भाई तेनू कोई ज़रूरत नहीं बेइज्जती महसूस करने दी जाते करके तू कोई गलत काम नहीं करता। और जब मैं माँ से बात करूँगा तो क्या कहूँगा कि देखे कोई गल है भला, तुसी ये देखो की गल करदे हो, तुसी बेशक उन्होंने ना खुआओ बर्गर, लेकिन ए भैड़ियां गल्लां नहीं करनियां, सड़ियां नहीं सुट्टनियां। तो जिसको समझाना है उसी के मुताबिक समझाना है ना। लेकिन आपको तो मैं यही कहूँगा कि यार किते जाके कोई की कहेगा जी वो नईम दी अम्मी ने ओदी बेइज्जती कर दी। कोई कदी सुनिया तुसी कि कोई जाके ते किधरे तुहानू ए ताना दे देवे कि भी तेरी माँ ने तेनू ए क्या सी बर्गर नहीं सी खुआया तो इहदे नाल बेइज्जती हो गई? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये अपनी फीलिंग्स को संभालना हम सब का अपना फ़र्ज़ है। जैसे कि हम अपने मैदे को संभालते हैं, फेफड़ों को संभालते हैं, दिल को संभालते हैं, मसल्स को संभालते हैं, किसी ना किसी तरीके से दांतों को संभालते हैं, आँखों को संभालते हैं, तो थोड़ा तो डिज़र्व करता है दिमाग भी कि उसे संभाला जाए और उसको कोई ऐसी
पोजीशन में रखा जाए कि वो जल्दी से तड़पना ना शुरू कर दे। जब वो थका होता है तो वो तड़पना शुरू कर देता है, जब वो पहले ही निगहदाश्त से महरूम होता है तो वो तड़पना शुरू कर देता है। तो हमारे दिमाग को अगर एडवांस में कोई निगहदाश्त मिली हो तो वो तड़पने से फिर थोड़ा बाजी रहेगा। तो जो यहाँ आपका मसला है वो जैसे हल होता है हम आपको वैसे ही बताते हैं। सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में जो रस्म व रिवाज हैं, उनको थोड़ा सा रिकंसीडर करना पड़ेगा, उनको नए सिरे से विज़िट करना पड़ेगा कि कौन सी बात है जो आज साइंस के मुताबिक ठीक है और कौन सी बात जो है वो ठीक नहीं है। तो वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सोचने की बात है कि ये जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होती है जिसका 400 डंका बजता है, तो उनको भी कोई बीमारी हो सकती है, और जितना कोई पावरफुल होता है इलाज से उतना ही दूर होता है। जितना कोई पावरफुल होता है अपनी बीमारी के इलाज से वो उतना ही दूर होता है। देखिए कैसी अजीब बीमारी है, किसी का पेट दर्द होता है तो वो इलाज की तरफ भागता है, किसी को नशे की बीमारी होती है तो वो इलाज से दूर भागता है, वो डॉक्टर से जान छुड़ाता है, वो बात नहीं सुनता। और अगर वो पावरफुल हो, अगर वो अमीर हो, अगर वो शोहरत याफ्ता हो, तो फिर समझिए उसके इलाज के जो इम्कानात हैं वो ना होने के बराबर हैं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।